हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको जर्नल साइंस के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इन क्वेश्चंस में से आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी आप चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नाइट्रोजन इज़ अवेलेबल फॉर प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ। अब जैसे आपको पता है कि हमारे लिए ना खाने में बहुत सारी वैरायटीज़ प्रेजेंट होती हैं जिससे आपको अलग अलग खाने की चीज़ों से, फूड सोर्सेज से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। तो ये हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इन्हें हम अलग अलग टाइप का जो फूड सोर्स होता है, जैसे हमें प्रोटीन के लिए बोला जाता है पनीर, फिश, ये सब चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स में पनीर जो प्रोटीन होता है उसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम लोग ग्रेन्स का यूज़ करते हैं, अनाज का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती हैं। सेम चीज़ जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, उनकी भी हेल्थ बहुत मैटर करती है। तो वो भी अलग अलग न्यूट्रिशंस के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि जो नाइट्रोजन है ना वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है किस फॉर्म के अंदर। तो पहली चीज़ तो एक ये आपको फॉर्मूला दे रखा है NO3 का, नाइट्रेट का NO3। तो ये क्या है, एक फॉर्म होती है नाइट्रोजन की जो कि प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होती है। जो ये है नाइट्रेट NO3। अब जो प्लांट्स होते हैं वो उन्हें अपना खाना मिलता है कहाँ से, सॉइल से, ये चीज़ आपको पता है, या फिर जो एयर होती है वहाँ से। सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद से तो प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए भी उन्हें अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। तो इस तरीके की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सो जो प्लांट्स के लिए जो नाइट्रोजन अवेलेबल होता है वो कहाँ से उनको मिलता है, प्लांट्स को जो उनकी नाइट्रोजन मिलती है वो सॉइल से, और डायरेक्ट एंड नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। तो मतलब कि उनको एयर से नहीं मिलता, एयर हो या चाहे सनलाइट हो, वहाँ से सिर्फ उन्हें हीट मिलती है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। बाकी जो उनको नाइट्रोजन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सॉइल से मिलती है। इसके अलावा जो हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस होती है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो गैस होती है वो 78% नाइट्रोजन गैस ही होती है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। पहली तो नाइट्रेट NO3 जो कि प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के में हेल्प करती है। सेकंड चीज़, जो प्लांट्स होते हैं उनको अपनी नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, सॉइल से। थर्ड वन इज़ जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है, N2 है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ एसिड रेन डिस्ट्रॉय वेजिटेबल्स बिकॉज इट कंटेन्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने ना क्वेश्चंस को हिंदी में भी लिख दिया है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस को पढ़ने में। इसमें पूछा गया है जो एसिड रेन है ना वो वेजिटेशन को बहुत हार्म पहुंचाती है, मतलब जो वनस्पति है, यहाँ पे वेजिटेशन का लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो एसिड रेन है वो बहुत चीज़ों के लिए हार्मफुल है। हमारी स्किन के लिए जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ताजमहल है, मार्बल से बना हुआ है, तो वो भी काफ़ी हद तक एसिड रेन की वजह से डैमेज हो रहा है। उसका जो कलर है वो वाइट से येलोइश पड़ने लग गया है। तो एसिड रेन सिर्फ और सिर्फ वेजिटेशन, वनस्पति या जो फील्ड है, खेती बाड़ी है, सिर्फ उसके लिए ही नहीं, एनिमल्स, ह्यूमंस और जो ऐसे स्कल्पचर्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सो क्वेश्चन है एसिड रेन डिस्ट्रॉय वेजिटेशन बिकॉज इट कंटेन्स। तो जो एसिड रेन है ना उसके अंदर हार्मफुल ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है, वेजिटेशन है, वेजिटेशन की जगह कोई और चीज़ भी पूछी जा सकती है। इन शॉर्ट यहाँ पे पूछा सिर्फ आपसे इतना गया है कि जो एसिड रेन है ना वो हार्मफुल होती है, तो क्यों होती है, ऐसा उसमें क्या पाया जाता है। सो आंसर हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो H2SO4 होता है। एक चीज़ और, कई बार हम लोग ना HCl और सल्फ्यूरिक एसिड में काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन हो जाती है। तो देखिए H2SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, लेकिन जो HCl होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है।
कैसे याद रखेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हो गया सल्फर से स्टार्ट हो रहा है और सल्फर जो होता है वो एस से डिनोट किया जाता है। तो H2SO4 के सिंबल में हमारे पास में सल्फर होता है, इसलिए इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस से मिलके बना है ये, तो इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे सल्फर का कोई यूज़ नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन इज रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन से लेके बड़े हो गए लेकिन इसका डाउट अभी तक नहीं गया होगा। इवन कई बार मुझे भी ऐसी कन्फ्यूजन हो जाती है कौन सी वाली क्रॉप्स होती हैं वो खरीफ क्रॉप्स होती हैं, कौन सी रबी क्रॉप्स होती हैं। तो अगर आपको भी इस क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आई होप आपको आज की इस वीडियो के बाद तो नहीं रहेगा। इसी बात पे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नाउ देखते हैं रबी और खरीफ क्रॉप्स। हमारे पास जो क्रॉप्स होती है ना उनको दो टाइप्स में, मेनली मेजर फॉर्म में दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है विंटर क्रॉप्स और एक कह सकते हैं मॉनसून या फिर जो हमारी समर क्रॉप्स होती है। लेकिन जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो प्रॉपर मॉनसून क्रॉप्स होती हैं। समर क्रॉप्स की बात यहाँ पे नहीं करी जा रही है। समर में जो क्रॉप्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं। इवन नई क्रॉप्स को कम ग्रो किया जाता है। जो क्रॉप्स ऑलरेडी होती हैं उन्हीं की कटाई करी जाती है। सो पहला जो टाइप आता है वो आता है हमारा रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स का मतलब होता है जो विंटर क्रॉप्स होती हैं, जो कि कब होती हैं? सर्दियों के टाइम में होती हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो क्रॉप्स होती हैं ना ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि काफ़ी गर्म क्रॉप्स होती हैं। काफ़ी हम इनको ना विंटर्स में ही कंज्यूम करते हैं। तो ये कौन सी हैं? हमारी रबी क्रॉप्स होती हैं। कब स्टार्ट होती है ये देखिए, इनकी जो बुआई होती है वो कब स्टार्ट होती है? नवंबर में। और इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? मतलब नवंबर अक्टूबर के मंथ में इनको बोया जाता है और इनको काटा जाता है मार्च और अप्रैल के महीने में। उसके बाद में खेत खाली हो जाते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद में हम जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं, जब मॉनसून सीज़न आता है तो उस टाइम पे उन क्रॉप्स को लगा दिया जाता है। तो ये जो क्रॉप्स होती है इनको हार्वेस्ट करने का जो मंथ है वो ये हो गए मार्च से अप्रैल। और इनकी जो बुआई होती है इनको स्टार्ट किया जाता है नवंबर के टाइम में। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो रबी क्रॉप्स के आते हैं? जैसे कि वीट हो गया, मस्टर्ड, गेहूँ, सरसों, बारले, जो ग्रीन पीस एक्सेट्रा। तो ये जो होते हैं ना ये हमारी रबी क्रॉप्स होती हैं। इसके अलावा जैसे आपने सुना है कैरेट हो गया, बाजरा, गाजर, ये सब चीज़ें हमारी रबी क्रॉप्स होती हैं। वो क्रॉप्स या वो सब्जियां जो आपको मोस्टली विंटर्स में खाने को मिलती हैं, सीजनल क्रॉप्स होती हैं। उन क्रॉप्स के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं कि कौन सी वाली रबी क्रॉप्स होती हैं और कौन सी वाली हमारी खरीफ क्रॉप्स होती हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके पास में कि जो रबी क्रॉप्स होती हैं ना ये हमने पढ़ी है विंटर क्रॉप्स, लेकिन क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको ये दे दिया जाता है कि इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट कौन से मंथ में किया जाता है। तो आंसर हो गया मार्च से अप्रैल। इसके अलावा सेकंड पैटर्न, इस क्वेश्चन का मोस्ट कॉमन पैटर्न, आपको 5 to 6 जो है ना क्रॉप्स के नाम दे दिए जाते हैं। उसके बाद में पूछा जाता है ये जो क्रॉप्स आपको दे रखे हैं इनमें से कौन सी क्रॉप रबी क्रॉप है, कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारी खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो होती है वो मॉनसून क्रॉप्स होती हैं। इनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर के मंथ में। इनका जो हार्वेस्ट टाइम होता है कि इस फसल की कटाई कब करी जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है। क्योंकि हम याद तो रख लेते हैं मॉनसून और विंटर क्रॉप से, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इनका जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है वो कौन से मंथ का होता है। तो अगर आप प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम की तो हर चीज़ों को एकदम अच्छे से पढ़िए, ईच एंड एवरी टॉपिक को क्लियर करिए। देखिए हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप कम पढ़ना लेकिन उसको इफ़ेक्टिव वे में पढ़ना कि उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो नहीं छूटना चाहिए। तो ये चीज़ आपको याद में रखनी है। खरीफ क्रॉप जो होती है वो मॉनसून क्रॉप्स होती हैं, लेकिन इनका जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है वो सितंबर से अक्टूबर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो विंटर क्रॉप्स होती हैं उनको बोया जाता है। इसके अलावा जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं इनका जो टाइम पीरियड होता है वो स्टेट वाइज ना थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें मोस्टली जो है ना वो स्टार्ट होती है जून से टिल नवंबर तक, और बाकी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। नवंबर से कई बार ये सितंबर भी हो जाता है, अक्टूबर भी रह जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि इनको कब बोया जा रहा है और कब काटा जा रहा है। 1 या 2 महीने का थोड़ा ऊपर नीचे गैप आ जाता है। खरीफ क्रॉप का कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, जैसे कि राइस हो गया, बाजरा, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको इसके दे रखे हैं कि इस टाइम पे इनको काट के अलग कर दिया जाता है और फिर हम इसको खाने में यूज़ करते हैं।
ये चीज़ें याद हो गई आपको। तो सीज़न वाइज हमेशा याद रखिएगा कि आप कौन से सीज़न में आपको क्या चीज़ ज़्यादा खाने को मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, जो एक ना हमारे पास जैसे बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल जो हार्ट से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ब्रेन की स्टडी अलग करी जाती है, बोन्स की स्टडी अलग करी जाती है, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसकी स्टार्टिंग अलग हुई थी। तो ऐसे ही आपको अलग अलग तरीके की जो ये स्टडीज़ होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मोस्टली जो आपसे पूछी जाती है ना, ये पूछी जाती है फाइकोलॉजी। ये किसकी स्टडी होती है? शैवाल विज्ञान की। शैवाल मतलब जो एल्गी होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? ये फाइकोलॉजी। तो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ है, बहुत बहुत बार ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एड्स डे। ये क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं क्योंकि अभी दिसंबर स्टार्ट नहीं हुआ है और आसपास के जो डेज़ होते हैं वो एग्ज़ाम में मोस्ट प्रॉबली पूछे जाते हैं। तो जो वर्ल्ड जो एड्स डे होता है, एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो वर्ल्ड एड्स डे है इसको कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 1 दिसंबर को एवरी ईयर वर्ल्ड एड्स डे के नाम पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फैरेड इज़ द यूनिट ऑफ। देखिए कुछ यूनिट्स होती हैं जैसे कि एम्पियर हो गया, ओके, करंट मेजर करते हैं आप, साउंड टाइम को मेजर करते हैं सेकंड्स में। इसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो ये कुछ यूनिट्स होती हैं जिसका हमारे पास यूज़ होता है। जैसे कूलम्स हो गया, चार्ज को मेजर किया, तो ऐसे हमारे पास यूनिट्स आती हैं जिसका मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन है, जो फैरेड होता है ये किसकी यूनिट होती है? तो ये यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, जिसको हम धारिता कहते हैं। तो उसकी यूनिट या एसआई यूनिट क्या होती है? कैपेसिटेंस की फैरेड यूनिट होती है। और इनका जो नाम है फैरेड यूनिट, ये किनके नाम पे पड़ी है? एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उनके नाम पे इस यूनिट का नाम पड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 इज़, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट। जो अमोनियम सल्फेट होता है इसमें कितने परसेंट जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होती है? सो आंसर हो गया आपका 27% जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम सल्फेट में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास में 2 से 3 पार्ट्स में अभी बता देती हूँ। जैसे कि एक तो परसेंटेज हो गया 27%, उसके अलावा अमोनियम सल्फेट पूछा गया है तो इसका आपको केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है NH4 तो ये अमोनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा अगर क्वेश्चन हो कि ये क्या है, तो ये हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। एक होता है ऑर्गेनिक जो जैविक चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक जो कि अजैविक चीज़ें होती हैं। तो इनऑर्गेनिक लवण है, अजैविक लवण होता है अमोनियम सल्फेट। अब इसके अलावा इसका यूज़ आपसे पूछा जा सकता है, इसका यूज़ किस में किया जाता है? तो ये बहुत कॉमन सॉइल फर्टिलाइज़र है। तो आपको याद होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन जो सॉइल फर्टिलाइज़र होता है उसका नाम क्या है? अमोनियम सल्फेट। ये इसका केमिकल फॉर्मूला। 27% नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ उस टाइम पे अपनी नोटबुक, पेपर, पेन लेकर बैठा कीजिए, जिससे कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको आप नोट डाउन कर सकें। इसके बाद में नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है इस वीडियो का, द इनर्ट गैस विच इज़ सब्सिट्यूट फॉर द नाइट्रोजन इन द यूज बाय डीप डाइवर्स फॉर द ब्रीदिंग इज़। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, देखिए चाहे स्कूबा डाइवर्स हो या जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, गहरे पानी में जो गोताखोर होते हैं, बहुत गहराई में नीचे जाते हैं, तो पूछा गया है कि उनमें जो ये हमारे पास गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इसकी जगह कौन सी गैस को सब्सटीट्यूट किया जाता है? तो आंसर हो गया हीलियम गैस। देखिए एक तो ये लाइटेस्ट होती है, इसके अलावा जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसमें भी पेशेंट्स के लिए इसको मिलाया जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, इससे रिलेटेड स्कूबा डाइवर्स या फिर जो पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस को मिला दिया जाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में, तो याद आपको रखना है वो है गैस है हमारी हीलियम। He से इसको डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है। पहले नंबर पे आती है हाइड्रोजन, फिर आती है हीलियम, फिर आती है लिथियम। तो ये तीनों गैसेस के एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।